आइए बच्चों, अभी हमें डिस्कस करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर ये एकमात्र टॉपिक है जो रिफ्लेक्शन को इंडिकेट करता है। रिफ्लेक्शन है, ध्यान दें, रिफ्लेक्शन। दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है ये समझते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है कि सपोज कीजिए ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो कोई भी रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और कोई भी रे जो डेंसर से रेयरर में जाती है तो बेटा वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। ऐसे अवे, इस नॉर्मल से दूर बेंड हो गई। तो कोई भी रे, इस चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इससे होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये नीचे डेंसर मीडियम है, ये ऊपर रेयरर मीडियम है। डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, रेयरर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। सपोज कीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखते हैं और ये ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में, तो यहाँ से जो रे जाएगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी। अगर सपोज कीजिए आप इधर से देखते हैं तो ये रे ऐसे आई और इधर रेयर मीडियम में गई, तो बेटा डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल से बड़ा होगा। तो अगर आप इंसिडेंट एंगल को और बड़ा कर दें तो ऐसा हो सकता है बेटा कि रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो जिस एंगल पे इंसिडेंट एंगल, जिस इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, बच्चों हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे आज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों हमें टॉपिक डिस्कस करना है आज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो समझते ही क्या है। अब देखिए डायग्राम मैंने बनाया है, नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयरर मीडियम है। हम लोग जानते हैं बेटा जब रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में चलती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल उड़ जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो समझिए, मान लीजिए ये रे इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर जाती है तो ये स्ट्रेट निकल जाएगी। सपोज कीजिए क्यू पॉइंट पे हम रिफ्रैक्शन डिस्कस करते हैं, तो यहाँ से इंसिडेंट रे आई तो ये इंसिडेंट एंगल हुआ, और डेंसर से रेयर में आती है तो फिर बेटा आर जो है वो ग्रेटर देन आई होगा, क्योंकि अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई है। तो इसका मतलब आर हमेशा आई से बड़ा होगा। तो ऐसा हो सकता है बेटा कि किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे अगर आप आई को और बढ़ा दो तो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो इस इंसिडेंट एंगल को जिस पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल एंगल पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री हुआ, लेकिन बेटा अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया तो फिर रिफ्रैक्टेड एंगल तो 90 से भी बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, अब देखिए अगर ये इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल है तो ये ग्रेटर देन IC है, मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो इस केस में रिफ्रैक्टेड एंगल 90 से भी बड़ा होगा। तो इस केस में बेटा रे वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कोई रे जब डेंसर से रेयरर मीडियम में चलती है लेकिन इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो रे वापस अपने डेंसर मीडियम में आ जाती है। इसी फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अभी यहां पे क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल वो है बेटा, क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल है डेंसर मीडियम में जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल रेयरर मीडियम में 90 डिग्री हो, उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब देखिए इस पॉइंट पे समझे क्रिटिकल पे, पहली बात तो हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, तो अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे बच्चों तो साइन आई बाई साइन आर, आई इसमें है, आर इस मीडियम में है, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेटा इस मीडियम में आ रही है तो μ1, या ये कह दो रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर हुआ, और इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। तो बच्चों यहां से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया और रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो गया। तो हमने I इक्वल्स टू C ले लिया, R इक्वल्स टू 90। इसको अगर स्नेल्स लॉ में पुट करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जैसे वाटर से हम एयर में जा रहे हैं, वाटर से एयर में, तो रेयरर मीडियम हो गया एयर, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई 1, और ये हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो बेटा यहाँ आप इसको μd बाई μr है,
ये 1/sin तो आ ही चुका था। डेंसर मतलब आप कह रहे हो ये वाटर है, तो डेंसर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई। और आप कह रहे हो कि ये एयर है, तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रेयरर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गई। तो इसको यहाँ पुट करोगे तो आपका आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1/sin। अगर ये ग्लास होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1/sin हो जाता। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। अच्छा, TIR होता कब है? इसकी एक पर्टिकुलर 2 कंडीशन है। कौन कौन सी? पहली बात तो रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर में जा रही है तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, ये रे ऐसे जा रही है। दूसरी बात, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा था तभी तो वापस आई। जब ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा था तो ये इसी मीडियम में चली गई। जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हुआ तो फिर R 90 डिग्री हो गया था, और जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेटा 2-3 एप्लीकेशन है जो हमें कोर्स में है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमने अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने कर लिया है। अभी हम लोगों ने डिस्कस करना है एप्लीकेशंस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप लोग समझते हैं बेटा कि जब कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? रे नॉर्मल से अवे होती है। तो उस केस में बेटा अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो रे वापस आ जाती है। इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो बेटा इस फिनोमेना का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहा है एक्चुअली, वो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है इन द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ TIR। सबसे पहला बच्चों, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। आपने देखा होगा डायमंड बहुत चमकता है, ऐसा क्यों है? ऐसी क्या खासियत है डायमंड में जो वो चमकता है? एक्चुअली डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने से क्या होगा? आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि sin C इज इक्वल्स टू 1/μ, अभी पिछले टॉपिक पे था। तो बच्चों जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री सेल्सियस, 24.4 डिग्री है। तो बेटा अगर कोई रे डेंसर मीडियम से 24.4 डिग्री पे भी जाती है तो वो भी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन ले लेगी, मतलब वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। तो कोई भी जैसे डायमंड नॉर्मली इस तरह का कुछ रहेगा, ऐसा सा, ऐसा, और कोई रे सपोज करो बेटा यहाँ से एंटर करती है और वो इस वाली सरफेस पे जाके टकराती है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है अगर ये 25 डिग्री हुआ तो इसका मतलब 25 डिग्री इज ग्रेटर देन 24.4, तो बेटा टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये वापस इस सरफेस पे आके टकराएगी। ये बाहर जा सकती है, अगर ये एंगल 24.4 से ज़्यादा हुआ तो फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो बेटा डायमंड के अंदर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहते हैं, और कहीं पे भी जहाँ भी ऐसा हुआ कि एंगल 24.4 से कम हुआ तो ये रे बाहर निकल जाएगी। जब ये बाहर निकल जाएगी, अगर आप इधर से देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी लाइट दिखाई देगी, इसलिए चमकता हुआ नजर आएगा। तो ये है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। दूसरा एग्जांपल है बेटा मिराज का। मिराज आप समझते हो, डेजर्ट्स वगैरह में आजकल तो बल्कि NCR में भी रोड पे नज़र आ जाता है। गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि एयर वेपराइज होकर ऊपर चली जाती है। उससे क्या फ़र्क पड़ा भाई? नॉर्मल डेज में जैसे आजकल है, अर्थ सरफेस के पास की जो एयर है वो डेंसर है, ऊपर चलोगे तो उसकी डेंसिटी कम होती चली जाती है, मतलब ऊपर की तरफ डिक्रीज हो रही है। गर्मियों के टाइम में क्या होता है? समर्स में जो एयर है वो वेपराइज होकर ऊपर चली गई, तो यहाँ की एयर कम डेंस है, उसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा डेंसिटी, उसके ऊपर और ज़्यादा डेंसिटी, ऐसे मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर चलोगे तो डेंसिटी बढ़ रही होगी। ठीक है, उस हिसाब से सपोज कीजिए ये रोड है बेटा, और यहाँ पे कोई पेड़ खड़ा हुआ है, ऐसे ये कोई पेड़ है, तो यहाँ से जब रे नीचे की तरफ चलेगी तो एक तरह से डेंसर से रेयरर में जा रही है। और ऐसा नहीं कि डेंस यहाँ से ऊपर डेंसर है, यहाँ से नीचे रेयरर है, नहीं, ऐसा नहीं है।
कंटिन्यूअसली डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, कंटिन्यूअसली, तो क्या होगा, ये रे कंटिन्यूअस डेंसर से रेयर में जा रही है, तो धीरे 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 इसका एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब अर्थ सरफेस पे आके टकराएगी तो यहां पर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, ये रे वापस ऐसे यूं चली गई, यहां पे हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो बेटा रे इधर चली गई। यहां पे आप अगर खड़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि इधर ऐसे इसकी इमेज बनी हुई है, मतलब यहां पीछे की तरफ इसकी उल्टी इमेज बनी हुई है। तो आप फील करेंगे कि यहां पर पानी भरा हुआ है, क्योंकि हम नॉर्मली हमारी आदत कैसी होती है कि हमने अगर किसी चीज़ को देखा और उसकी इमेज उल्टी बन रही है तो हम सोचते हैं कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है क्योंकि उसकी इमेज उल्टी बन रही है। तो ऐसा ही हम यहाँ पे फील करते हैं कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है इस पेड़ की इमेज क्योंकि उल्टी नज़र आ रही है, जबकि एक्चुअल में पानी नहीं है। अगर आप यहाँ से आगे पीछे होते हो, एंगल चेंज करते हो, तुरंत ही ये यहाँ से पानी खत्म हो जाता है। तो दिस इज जस्ट एन इल्यूजन। तो बेटा मिराज क्या है एक्चुअली, दिस इज ऑप्टिकल इल्यूजन observed in summer in which inverted images are observed on road. So this was about mirrors. Next is totally reflecting prism या tilting of images कह दो आप इसे, कि हम TIR को images को inverted करने में या tilt करने में यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, नॉर्मली ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 42 है, हमने एक राइट एंगल्ड प्रिज्म ले लिया, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो, इसकी रेस भेजो, तो बेटा इस सरफेस के परपेंडिकुलर है तो सीधी निकल जाएगी, और जब इस सरफेस पर टकराएंगी तो बेटा क्योंकि ये 45 है, ये 45 है, एक तरह से इसको मान लो आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है ये, तो जब 45 पे जाएगी क्रिटिकल एंगल 42 है, यानी इंसिडेंट एंगल 42 से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेज वापस यहाँ पे इधर बेंड हो गई, तो यहां पर क्या हुआ है, इन जगह पे TIR हुआ बेटा, और जब इस सरफेस पे आएगी तो यहां से क्योंकि नॉर्मल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के थ्रू सीधे निकल जाएंगी। तो आप देखेंगे A की वाली रे ये है और B वाली रे ये है, तो इमेज बनी ऐसे। अब देखो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था और इमेज बन गई ऐसे, तो इसका मतलब हमने इमेज कितना टिल्ट कर दिया, 90 डिग्री। ऐसे थी बेटा, ऐसे बना दी। तो डेविएटिंग ए रे थ्रू 90 डिग्री और टिल्टिंग इमेजेस बाई 90 डिग्री है। दूसरा देखते हैं कि अगर हमें इमेज को 180 डिग्री पे टिल्ट करना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, हमने राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म लिया है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये और ये 45 होगा, तो रिफ्रैक्शन से यहाँ से रेस सीधी निकल गई। अब यहाँ पे फिर से सेम वही हुआ है कि यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा जो 42 से ज़्यादा है, तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होकर इधर आ गई बेटा रेस, और यहाँ पर फिर से वही TIR हुआ, तो यहाँ भी TIR हो रहा है, यहाँ भी TIR हो रहा है, तो रेज वापस फिर से सेम इसी डेंसर मीडियम में घूम गई, और यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन हुआ तो वापस आके रेज यहाँ पर इमेज बनाएंगी। अब देखो ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज बनी बेटा ऐसे, तो हमने कितना टिल्ट कर दिया, 180 डिग्री। तीसरा, इन्वर्टिंग इमेज विदाउट डेविएशन, मतलब हमें डेविएशन नहीं चाहिए लेकिन इमेज उल्टी चाहिए। तो बेटा ऐसे ऑब्जेक्ट रखा और ये फिर से वही है आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म, तो इस केस में बेटा यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ और इस सरफेस पे यहाँ जो हो रहा है ये TIR है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ से रेस घूम गई और वापस जाके इमेज बनाई यहाँ पर। आप देखो इमेज इन्वर्टेड है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो इन्वर्टेड इमेज हो गई, और बेटा बिल्कुल डेविएशन नहीं किया, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसी लाइन में हमने ऑब्जेक्ट को बनाना है। जहाँ पर ये इमेज है और ऑब्जेक्ट है दोनों सेम लाइन में है, मतलब हमने बिल्कुल भी डेविएट नहीं किया है। इस केस में तो डेविएट किया है कि हमने डेविएट करके यहाँ पे ले आए इमेज को, ऐसे ही इसमें भी ऑब्जेक्ट यहाँ था और इसकी इमेज को हम यहाँ पे ले आए, तो इसमें भी डेविएशन हुआ है अपने पाथ से, जबकि इसमें डेविएशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ भी इमेज कितनी टिल्टेड है, 180 डिग्री। बेटा इन दोनों में ध्यान रखना, CBSE में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। अगर बोले कि 180 डिग्री पे इमेज टिल्ट हो गई है विदाउट डेविएशन, तो बेटा ये डायग्राम बनेगा, और अगर 180 डिग्री पे टिल्ट कर दिया इमेज, डेविएशन भी हुआ है, तो बेटा उस केस में ये डायग्राम बनेगा। ओके। फोर्थ एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स आजकल जैसे टेलीफोन लाइंस के लिए ऑप्टिकल फाइबर का बड़ा स्कोप है और बहुत खूब चल रहा है। जियो ने तो अपनी लाइनें बिछाने भी शुरू कर दी हैं।
तो एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर का अब आगे आने वाले टाइम में यूजेस बढ़ेंगे। क्या है ऑप्टिकल फाइबर? एक बहुत पतला सा बेटा पाइप होता है और उस पाइप में दो पार्ट हो गए। जैसे यहां से समझो, एक बाहर वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा क्लैडिंग, अंदर वाला एक पाइप है वो कहलाएगा कोर। कोर डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है, और बाहर वाला जो पाइप आपने देखा होगा जो केबल वाला वायर होता है उसमें अंदर एक वायर रहता है और उसके ऊपर एक जाली टाइप की सी रहती है, फिर ब्लैक कोटिंग रहती है। इसी तरह से ये कि अंदर एक कोर है, उसके ऊपर एक और पाइप ऐसे चल रहा है बिल्कुल, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। फिर इस पूरे पाइप को ऐसे किसी फाइबर कोटिंग के अंदर डाल दिया जाता है या प्लास्टिक कोटिंग के अंदर डाल दिया जाता है। तो बेटा इसमें होता क्या है एक्चुअली, आप देखेंगे अगर ठीक से देखो तो डायमीटर ऑफ कोर इज 100 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत पतला है बेटा, बहुत ही पतला पाइप होता है। तो इसमें अगर कोई रे कोर में एंटर करती है तो डेंसर मीडियम में एंटर की, जब डेंसर से रेयर में चलती है तो बेटा यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और ये रे यहां से एंटर करके बाहर नहीं निकल पाती, तो यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई, यहां पे से वापस आके फिर डेंसर में आई और यहां से फिर वापस रेयर में जा रही है, तो यहां पर फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे ही मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके रे बाहर निकल जाती है। जबकि ये पाइप सीधा भी नहीं है, बहुत बेंडेड होगा, लेकिन बार बार टीआईआर होके रेज बाहर निकल जाती है। और टीआईआर में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इंटेंसिटी कभी वीक नहीं होती, समझ रहे हो, इंटेंसिटी कभी वीक नहीं होती। इस जितनी लाइट हम भेजते हैं ऑलमोस्ट उतनी लाइट बाहर निकल जाती है। तो ये हुआ ऑप्टिकल फाइबर, एक सिंपल एक पतला सा पाइप है, लेकिन जब हम मल्टीपल पाइप्स को इकट्ठा करके और एक बंडल बना देते हैं, लाइट पाइप कहलाता है वो एक्चुअली, तो बहुत सारे ऐसे पतले पतले वायर्स का एक पूरा बंडल बन जाता है, वो हम टेलीफोन लाइंस में यूज करते हैं। तो इट इज ए थिन लॉन्ग स्टैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास सराउंडेड बाई ग्लास कोटिंग ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अंदर वाला जैसे मैंने कहा कोर है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है विच इज़ 1.52, और बाहर वाली क्लैडिंग है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.48। यूजेस क्या है इसके? लाइट पाइप। लाइट पाइप का मतलब है कि एक तरफ से लाइट भेजो और दूसरी तरफ से जाके निकलेगी। नॉर्मली मेडिकल साइंस में एंडोस्कोपी में हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कई बार स्टोन्स वगैरह हो जाते हैं और कोई बहुत ऐसी चीज़ है जो एमआरआई किसी और टेस्ट में नहीं आ पा रही है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे मुंह से पाइप डालते हैं, डॉक्टर्स डालते हैं एक्चुअली, तो पाइप जाके पेट में जाएगा और यहाँ से हम लाइट भेजेंगे उस पाइप में, तो वो लाइट अंदर जाएगी, तो जहाँ भी वो लाइट फॉल होगी उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट ब्राइटली हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो बेटा एंडोस्कोपी में यूज़ करते हैं। दूसरा, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। नॉर्मली आजकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए भी इसको यूज़ करने लगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी उससे, नहीं। मान लीजिए ये फाइबर है तो क्या करते हैं, एक ट्रांसड्यूसर होता है, वो नॉर्मली जो कम्युनिकेशन चैप्टर है तो हम उसमें डिस्कस करते हैं, और अब कम्युनिकेशन कट गया तो इसलिए शायद तुम्हें समझने में थोड़ी दिक्कत है। तो एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो बेटा इसमें तो लाइट ही पास कर सकती है ना, इधर से लाइट भेजो और मल्टीपल रिफ्लेक्शन टीआईआर होके रे बाहर निकल आएगी। तो ट्रांसड्यूसर होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करेगा और फिर वो लाइट इसके अंदर से पास करेगी, समझ रहे हो। तो लाइट इसके अंदर से पास करेगी, फिर वो टीआईआर होते होते लाइट बाहर निकल जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस तरह से पास किए जाते हैं इससे। दूसरा, ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स एंड 2 डायमेंशनल पिक्चर्स। ऑप्टिकल सिग्नल्स ये तो हम समझते हैं बेटा, लाइट, कोई भी सिग्नल जो लाइट की फॉर्म में है हम उसको इसमें से भेज सकते हैं। दूसरा, टू मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड्स। नॉर्मली ये लिक्विड्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मेजर करने के लिए यूज होता है। वो पूरा एक्सपेरिमेंट है जो बियॉन्ड कोर्स है, आपको सिर्फ यूजेस की फॉर्म में इसको याद रखना है। टू मेजर ब्लड फ्लो इन हार्ट में ब्लड फ्लो के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि वो डिटेल में स्टडी नहीं है, आपको यूजेस की तरह से इसको याद रखना है।